स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखेंगे APH यानी कि एंटीपार्टम हेमरेज होता क्या है, ठीक है। और दिस इज़ फ्रॉम मिडवाइफरी एंड गायनोकोलॉजी से लिया गया है मतलब, और ये पार्ट 1 है। तो जो नए व्यूअर्स हैं वो सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लें, जिससे कि जो भी वीडियो अपलोड की जाती है इसमें नोट्स के साथ प्रोवाइड की जाती हैं, तो उसको आप वीडियो के थ्रू अंडरस्टैंड कर पाएँ और उसका बेनिफिट ले पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो एंटीपार्टम हेमरेज होता है वो होता क्या है? ये होता है कि एंटीपार्टम हेमरेज को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि ये जो ब्लीडिंग है, यानी कि क्या होती है इसमें, एज ब्लीडिंग फ्रॉम और इनटू द जेनाइटल ट्रैक, ठीक है। यानी कि आफ्टर द 28 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि जो 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी के बाद, ठीक है, जो जेनाइटल ट्रैक के थ्रू क्या होती है, ब्लीडिंग होती है, उसी को बोलते हैं। बट बिफोर द बर्थ ऑफ द बेबी, यानी कि बेबी का अभी बर्थ हुआ नहीं है, यानी कि बिफोर 28 वीक्स, ठीक है। तो अभी तो बिफोर 28 वीक तो उसका बर्थ हुआ नहीं है। तो कहने का मतलब है आफ्टर द 28 वीक्स एंड बिफोर द बर्थ ऑफ द बेबी जो भी ब्लीडिंग हो रही है विजाइनल ट्रैक के थ्रू, उसी को क्या बोलते हैं, एंटीपार्टम हेमरेज बोलते हैं, ठीक है। और जो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेज ऑफ लेबर भी इसमें क्या रहती है, इंक्लूड रहती है। यानी कि जो फर्स्ट स्टेज होती है लेबर की और जो सेकंड स्टेज की जो ब्लीडिंग होगी वो भी इसी के साथ इंक्लूड हो जाती है, ठीक है। और इट शुड बी कंसिडर्ड अ मेडिकल इमरजेंसी। तो आप इसको मेडिकल इमरजेंसी के तरीके से मतलब कर सकते हैं, इसको कंसिडर किया जाता है मेडिकल इमरजेंसी, रिगार्डलेस ऑफ, अगर चाहे उसमें क्या ना हो, पेन हो या पेन ना हो, तो उसके बावजूद भी इसको इमरजेंसी में क्या किया जाता है, कंसिडर किया जाता है, मतलब इमरजेंसी माना जाता है इस कंडीशन को, क्योंकि इसमें मेडिकल अटेंशन लेना चाहिए इमीडिएटली अगर ऐसी प्रॉब्लम है। और क्या करना चाहिए ताकि उसकी जो भी प्रॉब्लम होती है, यानी कि जो भी उसकी जो डेंजर्स होता है वो ठीक हो जाए, और वो अनट्रीटेड, अगर इसको अनट्रीट किया जाए, यानी कि जो भी प्रॉब्लम है वो ट्रीट हो जाए, जो भी ये ब्लीडिंग हो रही कंट्रोल हो जाए, और मदर और फीटस की कंडीशन सही रहे। तो इसके लिए इसको क्या करना होता है, ट्रीटमेंट इसका इमीडिएटली लेना होता है। अगर इसका ट्रीटमेंट इमीडिएटली नहीं लिया गया तो इट कैन लीड, मतलब ये क्या करेगा, डेथ को, मदर की और फीटस की डेथ को कॉज करेगा, यानी कि इससे मदर की और फीटस की डेथ भी हो सकती है, ठीक है। तो जो एंटीपार्टम हेमरेज होता है उसको हम कंटिन्यू देखते हैं, ये तो डायग्राम के थ्रू मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो कॉजेज़ हैं इसमें, कॉजेज़ में आप इसको इस तरीके से भी ले सकते हैं, ऑब्स्टेट्रिक कॉज होते हैं, नॉन ऑब्स्टेट्रिक कॉज होंगे, और अदर ब्लीडिंग यानी कि नॉन वजाइनल, मतलब क्यों हो रहे हैं, कुछ अदर कॉजेज़ भी हो सकते हैं। तो जो ऑब्स्टेट्रिक कॉज होंगे उसमें आएगा जो ब्लडी शो, यानी कि अगर मदर प्रेग्नेंट है, प्रेगनेंसी के समय में अगर जो ब्लीडिंग हो रही है, तो उसके रीज़न क्या क्या हो सकते हैं कि उसमें जो होगा कुछ शो होगा, मतलब ब्लीडिंग जो होती है उसको शो बोलते हैं परवजाइनली। और जो प्लेजेंटा अब्रप्ट शो हो सकता है। अब अब्रप्ट शो प्लेजेंटा क्या है वो मैं आगे बताऊंगी। प्लेजेंटा प्रीविया हो सकता है, वासा प्रीविया हो सकता है, और मार्जिनल ब्लीडिंग हो सकती है, यूट्राइन रप्चर हो सकता है, यानी कि यूट्रस के रप्चर होने की वजह से होगा, या फिर उसकी कोई मार्जिनल ब्लीड कर रहा है तो उसकी वजह से होगा। अगर ये प्लेजेंटल में जो कुछ एबनॉर्मलिटीज़ हैं उसकी वजह से हो सकता है। तो ये कारण होते हैं, ठीक है। तो प्लेसेंटा अब्रप्शो का मतलब होता है कि जो प्लेसेंटा जो होता है वो नॉर्मल सिचुएशन में रहता है, अपनी जगह पे इम्प्लांट रहता है जहाँ पे कि होना चाहिए, लेकिन वो मतलब प्रीमेच्योर सेपरेशन होने लगता है, उसको बोलते हैं अब्रप्शो प्लेसेंटा, ठीक है। और जो प्लेसेंटा प्रीविया होता है, और प्रीविया का मतलब समझ लीजिए पहले, कि प्रीविया का मतलब हो गया जो प्लेसेंटा है वो अपनी जगह पे, जैसे कि फंडस पे ना इम्प्लांट होके वो कहाँ पे होगा, उसके लोअर रीजन पे, ऊपर नहीं होके नीचे रीजन पे होगा, नियर टू इंटरनल ऑस, ठीक है। तो वो कभी कभी क्या होता है, इसकी भी ग्रेड होते हैं, वो हम आगे आगे बताएंगे, ठीक है। फिर नॉन ऑब्स्टेट्रिक कॉज जो होते हैं उसमें सर्वाइकल ब्लीडिंग हो सकती है, अगर कोई सर्विक्स में के वजह में कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, जैसे कि ये जो दिए जा रहे हैं, एक्ट्रोपियन हो सकता है, सर्विसाइटिस हो सकती है, पॉलिप हो सकता है, न्यूप्लाज्म हो सकता है, यानी कि सर्विक्स में कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम है, या देखो उसमें इन्फ्लामेशन ऑफ द सर्विस हो रही है, या फिर एक्स्ट्रा ग्रोथ हो रही है, पॉलिप है, तो उसके वजह से वो जब रप्चर हो जाएंगे तो ब्लीड हो सकता है। या फिर कोई वजाइनल कॉज की वजह से हो सकता है, जैसे कि कोई ट्रॉमा, यानी कि कोई एक्सीडेंट हो गया, उससे चोट लग गई है वजाइना के जेनेटल ट्रैक पे, तो ब्लीडिंग हो जाएगी, ठीक है। न्यूप्लाज्म हो गया है, यानी कि कुछ एक्स्ट्रा ग्रोथ है, वो रप्चर हो जाए तो ब्लीडिंग हो सकती है, ठीक है।
और जो ये वाले कॉज होते हैं ये मतलब नॉट फ्रॉम वजाइना, मतलब कि कोई जो रिलेटेड टू वजाइना से रिलेटेड नहीं है, वो हो सकते हैं जैसे जीआई ब्लीडिंग। जीआई ब्लीडिंग के भी कुछ कॉजेज़ होते हैं, जैसे कि हेमरॉयड है। अगर हेमरॉयड है, अगर ब्लीडिंग हो रही है तो भी फिर कन्फ्यूज़न हो सकता है कि ब्लीडिंग ये पर रेक्टली हो रही है, लेकिन ये ब्लीड होगा तो किसकी वजह से हो रहा है? हेमरॉयड्स की वजह से। इन्फ्लामेटरी बावल हो सकते हैं कि बावल रप्चर हो गया या कुछ इस तरीके से इन्फ्लामेशन है तो भी ब्लीड होता है। और यूरिनरी ट्रैक्ट में कोई इन्फेक्शन है तो भी ब्लीड होता है। तो ये तो जो हो गए अदर कॉजेज़ में आ जाते हैं, ठीक है। और आप इसको इस तरीके से भी चार्ट के थ्रू बना सकते हैं, कॉजेज़ ऑफ एंटीपार्टम हेमरेज। एपीएच हो गया एंटीपार्टम हेमरेज, उसको 3 पार्ट में आप डिवाइड कर लीजिए। एक तो हो गया प्लेसेंटल ब्लीडिंग, यानी कि जो प्लेसेंटा साइड से ब्लीडिंग हो रही है, और एक हो गया जो अनएक्सप्लेन्ड, मतलब कि जिसका कोई रीज़न मालूम नहीं है। और एक हो गया कि एक्स्ट्रा प्लेसेंटल कॉज, यानी कि प्लेसेंटा के अलावा जो अदर कॉजेज़ हैं, ठीक है। तो प्लेसेंटल ब्लीडिंग में तो वही है, प्लेसेंटा प्रीविया और अब्रप्शो प्लेसेंटा दोनों के 35% कॉजेज़ हो सकते हैं ब्लीडिंग के, ठीक है। और प्लेसेंटल ब्लीडिंग मतलब 70% जो चांसेस होते हैं एपीएच के, वो प्लेसेंटल ब्लीडिंग के होते हैं। और 25% चांसेस होते हैं जो अननोन होते हैं, मतलब हमें पता नहीं है, जिसको हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। और जो 5% होते हैं वो प्लेसेंटा के जो कुछ एक्स्ट्रा मतलब आउट ऑफ प्लेसेंटा, यानी कि कुछ अदर कॉजेज़ हो सकते हैं जो कि प्लेसेंटा के बाहर के कॉजेज़ हो सकते हैं, जैसे कि लोकल सर्वाइको वजाइनल लीजन हो सकता है, कोई लीजन है वजाइनल रीजन सर्विक्स और वजाइना के एरिया पे, ठीक है। और कुछ पॉलिप्स हो गए, सर्वाइकल पॉलिप्स हो गए, ठीक है। और कार्सिनोमा ऑफ द सर्विक्स, यानी कि कोई कैंसर है सर्विक्स का, या फिर वेरिकोज वेन है, ठीक है। और कुछ वेन की अबनॉर्मलिटी यानी कि हो जाती हैं जब लोकल ट्रॉमा हो जाता है, कोई चोट वोट लग जाती है उसकी वजह से, ठीक है। तो ये तो कॉजेज़ हो गए। अब हम इसको बारी बारी से देखेंगे। तो पहले हम देखते हैं अब्रप्शो प्लेसेंटा, ठीक है। तो अब्रप्शो प्लेसेंटा जो होता है वो एबनॉर्मल प्रीमेचर सेपरेशन होता है ऑफ एन अदरवाइज नॉर्मली इम्प्लांटेड प्लेसेंटा, मतलब कि प्लेसेंटा तो जो इम्प्लांट है वो नॉर्मल है, ठीक है। नॉर्मल अपनी सिचुएशन पे, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये जो है अपर पोल पे है ना प्लेसेंटा, लेकिन ये देखिए अपर पोल पे सिचुएटेड है, इम्प्लांट है, लेकिन इसमें क्या होता है एबनॉर्मल सेपरेशन होने लगता है। देख लीजिए एबनॉर्मल सेपरेशन, यानी कि जनरली क्या होता है जब बेबी का बर्थ हो जाती है तब प्लेसेंटा क्या होता है सेपरेट होना स्टार्ट होता है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है अभी बेबी की बर्थ नहीं हुआ है, वो पहले ही जो हो रहा है सेपरेट होना स्टार्ट हो जाता है अपनी जगह से, तो उसी को बोलते हैं अब्रप्शो प्लेसेंटा। देर आर वेरियस टाइप, यानी कि इसमें बहुत सारे ऐसे कॉजेज़ हो सकते हैं जो कि मतलब उसके सेपरेट होने के, ठीक है, कि वो अपनी जगह से कैसे सेपरेट हो रहा है। तो इस ये मतलब किस तरीके के कितने टाइप के होते हैं, वेरियस टाइप के हो सकते हैं। जब इसका जो सेपरेशन होता है इसके भी टाइप्स होते हैं, जैसे कि कंप्लीट अब्रप्शो हो गया, यानी कि उसमें इसके नाम से ही लग रहा कि जो होता है वो पूरी तरीके से एंटायरली प्लेसेंटा क्या हो जाता है सेपरेट हो जाता है अपनी अपनी जगह में से, ठीक है। और पार्शियल में हो जाएगा कि प्लेसेंटा जो होता है सेपरेट तो होता है लेकिन वो पूरी तरीके से नहीं होता है, कोई उसका एक एज यानी कि वो आधे तरीके से होता है, सेपरेट पूरा नहीं होता है। यूट्राइन वॉल में अभी भी अटैच है वो, लेकिन वो थोड़ा बहुत सेपरेट होना स्टार्ट हो जाता है। मार्जिनल अब्रप्शो में क्या होता है अकर व्हेन द सेपरेशन इज द लिमिटेड टू द एज ऑफ द प्लेसेंटा, यानी कि इसका जो सेपरेशन होता है लिमिटेड होगा, कहाँ पे होगा एज ऑफ द प्लेसेंटा में, यानी कि उसका जो कोई किनारा उसका जो है वो निकलना स्टार्ट हो गया, यानी कि सेपरेट होना, ठीक है। और सिग्निफिकेंट अब्रप्शन रिक्वायर डिलीवरी, तो जब ये होता है तो फिर तो डिलीवरी की जो होती है अकर इन 1% ऑफ द बर्थ, यानी कि जो डिलीवरी होती है 1% ऑफ द बर्थ जो होती है वो इसी से होती है, मतलब इसमें हो जाती। देखिए ये है मार्जिनल है क्या, ये देखिए मार्जिन जो ये प्लेसेंटा है ये मार्जिन से सोना स्टार्ट होना शुरू हो गया इधर कोने से, ठीक है, इस कोने से स्टार्ट हुआ है ये, ठीक है। और यहाँ पे देखिए मार्जिन मतलब एक कोने से स्टार्ट होना शुरू हुआ है अपनी जगह से। और यहाँ पे पार्शियल का मतलब हो गया कि ये बिल्कुल अभी पूरी तरीके से अटैच है, बस थोड़ा सा ये इनकम्प्लीट हो गया, मतलब इसका डिटैचमेंट हो गया। और कंप्लीट में क्या हो गया कि पूरी तरीके से यहाँ पे दिख नहीं पा रहा है, तो ये पूरी तरीके से इस तरीके से पूरा आउट हो जाएगा, ठीक है, और ये अपनी जगह से हट जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया प्लेसेंटा सेपरेशन फ्रॉम द वॉल, ये देख लीजिए आप, ये पूरी तरीके से क्या हो रहा इंटरनल ब्लीडिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी जब ये अपनी जगह से हट गया। देखिए ये प्लेस इसने छोड़ दिया तो यहाँ से क्या होनी हो जाएगी, जब ये हटा
प्लेसेंटा अपनी जगह में से, तो क्या हुआ वहाँ पे रप्चर हो गई, कुछ उसकी जो प्लेसेंटा और जो यूट्राइन डेसिडुआ में कुछ इंजरी हो जाएगी, रप्चर हो जाएंगे ब्लड वेसल्स, तो वहाँ से ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। ये देख लिए, ठीक है, ये यहाँ पर एक्सटर्नल ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई क्योंकि ये अपनी जगह से सेपरेट हो गया, ये नीचे को जाके आ गया है। तो ये देख पा रहे होंगे आप लोग, ठीक है। तो यही है, इसी का मतलब यही है। यहाँ पे देखिए हेमरेज स्टार्ट हो गया, ये है प्लेसेंटा पूरा ये रखा हुआ है, तो यहाँ से स्टार्ट हो गया निकलना, तो क्या हुआ, हेमरेज हुआ। ये प्लेसेंटा है, ये अम्बलाइकल कॉर्ड है, तो ये अम्बलाइकल कॉर्ड इसके संग ऐसे अटैच रहती है बेबी से, बेबी के अम्बलाइकस से और प्लेसेंटा, तो इसी से इसको न्यूट्रिएंट मिलता है, ठीक है। तो ये हो गया, कंसील्ड हेमरेज होना स्टार्ट हो गया, प्लेसेंटा है ये, और ये अम्बलाइकस कॉर्ड है। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको, और ये देख लीजिए आप, ये हो गया यहाँ पे सर्विक्स है, ये ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पे कलेक्ट हो गया, यहाँ पे ये अभी बाहर नहीं आया है, यहाँ पे तो ये बाहर आना स्टार्ट हो गया, हल्का सा देख लीजिए आप, बाहर आ रहा है ब्लड जेनिटल ट्रैक्ट से, और यहाँ पे क्या हुआ, अभी बाहर नहीं आया, यहीं पे कलेक्शन इसका स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो ये आगे आगे समझ में आएगा आपको, ठीक है। तो ये हो गया, अभी यही सब है। रिस्क फैक्टर देखते हैं इसके। तो बेबी जो होता है इसमें हाई बर्थ ऑर्डर जो होता है प्रेग्नेंट विद द ग्रेविडा 5, यानी कि इसमें क्या होता है कि ज़्यादा प्रेगनेंसीज जब किसी वुमेन की होती है, जो मतलब मल्टी पैरा वुमेन होती है, और 5 से ज़्यादा से भी उनकी ज़्यादा बेबी होते हैं, 3 टाइम्स मोर कॉमन देन इन फर्स्ट बर्थ, यानी कि जो फर्स्ट बर्थ में जो प्लेसेंटा अप्रोप्शो का जो कॉज हो सकता है, यानी कि किसी पहली बार अगर किसी को अप्रोप्शो हो रहा है, तो उससे ज़्यादा वो पहली बार से ज़्यादा मतलब मोर देन 3 टाइम ज़्यादा रिस्क इसको है, जो 5 टाइम से ज़्यादा जिसके बेबी हो गए, यानी कि जो प्रेगनेंसी ज़्यादा होती है, तो उनको ये ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। एडवांटेज हो सकती है, यानी कि एडवांसिंग एज हो सकती है बेबी मदर की, कि उसकी एज जो होती है वो ज़्यादा होती है, ठीक है, और मतलब 30 से ऊपर होगी, 35 से ऊपर होगी, तो इसमें होगा। पुअर सोशो इकोनॉमिकल कंडीशन हो सकती है, तो उसकी जो खान पान रहन सहन ठीक नहीं है, सोशियो इकोनॉमिकल कंडीशन सही नहीं है, इकोनॉमिकल भी और सोशियो भी, तो भी ये कंडीशन आती है। माल न्यूट्रिशन की वजह से हो सकता है, कि माल न्यूट्रिशन तभी होगा जब पुअर इकोनॉमिकल कंडीशन होगी, तो उसको ठीक से डाइट नहीं मिल पाएगी। अगर मदर स्मोकिंग कर रही है ड्यूरिंग दी प्रेगनेंसी, तो भी होगा, ठीक है। और इससे वासोस्पाज्म हो जाता है, यानी कि जो वेसल्स होती है उसमें स्पाज्म हो जाएगा, हाइपर टेंशन होगा प्रेगनेंसी में, तो उसके वजह से भी प्लेसेंटा प्रीविया ये सॉरी अब्रप्शो प्लेसेंटा हो सकता है, यानी कि एबनॉर्मलिटी ऑफ द प्लेसेंटा तब होगा जब ये सारे रिस्क फैक्टर हैं। ट्रॉमा हो सकता है, अगर कोई इंजरी हो गई, मदर को गिर गई, चोट लग गई, तो उसकी वजह से हो सकता है। सडन यूट्राइन डिकम्प्रेशन, अगर यूट्रस में जो होता है सडनली कुछ ऐसा उसको कंप्रेशन मिल रहा है, तो भी ये हो सकता है अचानक ही, ठीक है। शॉर्ट कॉर्ड होगी, जब बेबी की जो कॉर्ड होती है अपनी जो उसकी जो नॉर्मल लेंथ होती है उससे कम होती है, तो भी ये रिस्क फैक्टर में आता है। सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम, यानी कि जब मदर को सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम में भी ये हो सकता है। कहने का मतलब क्या है कि जब मदर जो होती है, जब वो सुपाइन पोजीशन में होती है, तो उस समय क्या होता है कि अगर वो प्रेगनेंसी है तो ज़्यादा उसका पूरा लोड जो होता है वो लंग्स पे पड़ता है, तो उससे क्या होगा, बेबी पे भी इसका फ़र्क पड़ेगा, यानी कि उसको ठीक से हाइपोटेंशन अगर होगा मदर को, तो बेबी को भी क्या होगी, ऑक्सीजन वगैरह ठीक से सप्लाई नहीं होगी, ठीक है। तो ये हो सकता है। और सिक प्लेसेंटा हो सकता है, सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम हो सकता है। प्लेसेंटल एबनॉर्मलिटी में जो होता है सर्कमवेलेट प्लेसेंटा हो सकता है, यानी कि जो एबनॉर्मल शेप एंड साइज और शेप इसका होगा प्लेसेंटा का, जिससे बेबी को जो होता है न्यूट्रिएंट प्रॉपरली नहीं मिल पाता है, यानी कि जो उसकी जो कोरियोनिक जो प्लेट होती है बेबी की, यानी कि जो इसकी होती है ना, क्या नाम है, प्लेसेंटा की, और जो एमनियोक होता है, जो एमनियोटिक उसका जो सैक होता है, वो उसकी एबनॉर्मलिटी होगी, और जो बेबी के साइड का जो प्लेसेंटा का जो कोरियोनिक प्लेट होती है वो शॉर्ट होती है, तो उसमें भी ये हो सकता है। हम आगे आगे देख लेंगे। सिक प्लेसेंटा में भी वही होगा, अगर मदर की प्लेसेंटा हेल्दी नहीं है, उसकी न्यूट्रिएंट प्रॉब्लम है, अल्कोहलिक है, स्मोकिंग है, जो हमने आगे देखा था, तो प्लेसेंटा पे इसका इफेक्ट पड़ता है, तो उसकी वजह से भी ये वाली कॉजेज होते हैं जो हम एब्रप्शो देख रहे हैं, उसमें ये होता है। फॉलिक एसिड की डिफिशियंसी होती है जब, यानी कि कम मिलता है उसको विदाउट एविडेंस ऑफ द ओवर्ट, यानी कि जब उसको कम सप्लाई हो रही है
फॉलिक एसिड की, विटामिन B12 वगैरह उसको प्रॉपर नहीं मिलता है तो भी ये प्रॉब्लम आ जाती है। मेगालोब्लास्टिक इरिथ्रोपोइसिस, यानी कि मेगालोब्लास्टिक इरिथ्रोपोइसिस का मतलब होता है कि इज़ अ कंडीशन विच द बोन मैरो प्रोड्यूस अनयूजुअली लार्ज और स्ट्रक्चरली एबनॉर्मल इमेच्योर ब्लड सेल्स, यानी कि जो RBCs होती हैं वो इमेच्योर प्रोड्यूस होती हैं, यानी कि लार्ज होती हैं और इमेच्योर होती हैं और ऑड शेप होती हैं। तो उसी से क्या होगा, एनीमिया कॉज होगा। तो ये होता है मेगालोब्लास्टिक, है ना। मैंने ये भी आपको एनीमिया में बताया था। फिर है यूट्राइन जो टाइप ऑफ एनीमिया मैंने बोला था, बताया था आपको, तो अब पढ़ा था, उसमें देखा था हमने। यूट्राइन जो फैक्टर्स होते हैं उनके वजह से भी होता है, जिसमें हमने आगे देखा था कि प्लेसेंटा इम्प्लांटेड ओवर अ सेप्टम, यानी कि सेप्टम कुछ इस तरीके से उसका सेप्टम बना हुआ है यूट्रस में और वहाँ पे इम्प्लांट हो गया है, बीच में उसको स्पेस मिल पा रहा है प्लेसेंटा को, तो भी वहाँ से वो डिटैच होना स्टार्ट हो जाएगा। टॉर्जन ऑफ द यूट्रस लीड टू द इंक्रीज वीनस प्रेशर। टॉर्जन जो यूट्रस होगा, मीन कहने का मतलब है कि जब जो वीनस प्रेशर तब इंक्रीज हो जाएगा जबकि जो यूट्रस होता है वो रोटेट हो जाएगा, यानी कि रोटेशन मोर देन द 45 डिग्री ऑफ अराउंड द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द यूट्रस ना, मतलब वो अपनी जो नॉर्मल उसकी जो सिचुएशन होती है वो थोड़ी रोटेट हो जाती है। तो उससे क्या होगा कि जो वीनस प्रेशर भी जो होता है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है यानी कि वो रप्चर ऑफ द वेन हो सकती है उसकी वजह से प्रीमी, ठीक है। और कोकेन एब्यूज़ कर रही है अगर वुमेन, जबकि वो उस पे है तो वो भी रिस्क है, ठीक है, इंक्रीज रिस्क है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कोकेन वगैरह यूज़ करना, ठीक है। और ट्रांसिट हाइपरटेंशन हो सकता है, मतलब कि दोनों टाइप का हाइपरटेंशन होगा। जब मदर अगर ड्यूरिंग लाइंग पोजीशन और रेस्टिंग पोजीशन जो उसका BP होगा वो बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, यानी कि हाइपो में चले जाएगी। और अगर वो दिन के टाइम में जो होता है वो बहुत ज़्यादा एलिवेट हो जाएगा, ठीक है, यानी कि उसमें इरेगुलरिटीज हो जाएंगी, वासोस्पाज्म हो जाएगा एंड जो प्लेसेंटल एब्रप्शो में कैसे हो जाएगा वासोस्पाज्म, मतलब जो वेन होती हैं, जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो कैसी हो जाती हैं, कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं इसमें ब्लड वेसल्स भी, तो उसके वजह से भी जो होता है अब रप्शो प्लेसेंटा होने लगेगा, तो वो उसको वो नहीं मिल पाएगा, वो धीरे धीरे डिटैच हो जाएगा। ठीक है, थ्रम्बोफ्लिया ये हो सकती है जो कि थ्रम्बोफिलिया क्या होगा वो तो आपको पता ही होगा कि एबनॉर्मल टेंडेंसी ऑफ द डेवलप ब्लड क्लॉट, यानी कि जब ब्लड क्लॉट होने की जो टेंडेंसी होती है वो एबनॉर्मल हो जाती है, तो थ्रम्बोफिलिया इसे बोलते हैं। ठीक है, एंड ये हो जाएगा प्रायरो अब्रप्शन तो मतलब पता ही है कि पहले भी कोई उसकी रिस्क है, मतलब उसकी हिस्ट्री में है कि पहले कभी उसको अब्रप्शो प्लेसेंटा हुआ है, तो भी ये फिर बार बार हो सकता है दूसरे में भी। और टाइप ऑफ प्लेसेंटा अगर देखें तो ये 3 टाइप से होता है अब्रप्शो प्लेसेंटा, ठीक है। रिवील टाइप होगा, कंसील टाइप होगा और मिक्स टाइप होगा। रिवील टाइप में क्या होगा, ये कॉमन टाइप का अब्रप्शो प्लेसेंटा है, यानी कि जो अब्रप्शो प्लेसेंटा में ये रिवील टाइप कॉमन होता है इसमें, और इसमें ब्लीडिंग जो होती है वो जेनाइटल ट्रैक के थ्रू क्या होती है, वो आउट होती है। जब प्लेसेंटा क्या हो जाता है, सेपरेट होना स्टार्ट होता है, तो जो ब्लीडिंग होती है वो वहाँ जमा ना होकर क्या होती है, वह जेनाइटल ट्रैक के थ्रू बाहर आउट होगी, ठीक है, इसमें रिवील टाइप में। और जो कंसील टाइप का होगा इसमें ब्लीडिंग नॉट कम आउट फ्रॉम द जेनाइटल ट्रैक, इसमें क्या होगा, ब्लीडिंग जो होती है वो बाहर नहीं आ पाती जेनाइटल ट्रैक से, ये क्या होती है, कलेक्ट हो जाती वहीं पे बिटवीन द डेसिडुआ, यानी कि ये प्लेसेंटा और डेसिडुआ के बीच में कलेक्ट हो जाएगी, या फिर मेम्ब्रेन और उसके जो बैक साइड ऑफ द सेपरेट प्लेसेंटा है वहाँ पे ये कलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे कंसील्ड में ये आउट नहीं होती, वहीं कलेक्शन हो जाता है। और जो मिक्स टाइप का होता है इसमें दोनों ही सिम्टम देखने मिलते हैं, रिवील्ड का भी और कंसील्ड का भी। इसमें क्या होगा कि कुछ ब्लड तो जो होता है वो जेनाइटल ट्रैक से बाहर आ जाएगा, और कुछ ब्लड जो होता है वो डेसिडुआ, मेम्ब्रेन और बैक साइड ऑफ द सेपरेट प्लेसेंटा के वहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा, चाहे वो प्लेसेंटा और डेसिडुआ के बीच में हो, चाहे वो उसके बीच में हो, मेम्ब्रेन और प्लेसेंटा के बीच में। ठीक है, अब इसमें कुछ अदर चेंजेस भी होते हैं जो हम देख सकते हैं कि किडनी जो होती है वो अक्यूट कॉर्टिकल उसमें देखने को मिलता है कि जो उसमें जो कॉर्टिकल होते हैं वो नेक्रोस हो जाते हैं, अक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस हो जाएगा, ठीक है, और शॉक भी हो जाएगा, क्योंकि और ये शॉक में भी जा सकते हैं। प्रोटीनूरिया हो सकता है, यूरिन में जो होता है वो ज़्यादा अमाउंट में प्रोटीन का मतलब ज़्यादा देखने को कुछ मिलेगा, ठीक है। और ये जो ट्यूब होंगी वो ट्यूबुलर जो होते हैं वो नेक्रोस हो जाते हैं, नेक्रोस का मतलब तो आपको पता ही है
ठीक है ना। तो मतलब कि वो अपने मतलब अल्टर्ड हो जाएंगे, उसका जो डिजेनरेट टाइप के हो जाएंगे, ठीक है। और ये जो ब्लड कोगुलोपैथी का मतलब होता है कि इसमें ये भी देखने को होगा कि ब्लड कोगुलोपैथी वाली प्रॉब्लम आ जाएगी कि ब्लड कोगुलोपैथी कैसे हो जाएगी, ड्यू टू द एक्सेस कंजम्पशन ऑफ प्लाज्मा फिब्रोजन, यानी कि जब ब्लड डिसऑर्डर है ये, यानी कि ब्लड की जो क्लॉटिंग फैक्टर होता है वो ज़्यादा यूज़ हो रहा होता है, प्लाज्मा जो फिब्रोजन होता है उसके वजह से ये प्रॉब्लम आएगी, ड्यू टू द डिसएमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोगुलेशन हो जाएगा, उसके वजह से भी हो जाएगा, यानी कि ब्लड की एबनॉर्मलिटी आ जाती है और रेट्रोप्लेसेंटल ब्लीडिंग भी स्टार्ट हो जाती है, यानी कि ब्लीडिंग जो होती है वो प्लेसेंटा के रेट्रो साइड से क्या हो जाएगी, रेट्रोप्लेसेंटल ब्लीडिंग भी स्टार्ट हो जाएगी उसके नीचे से प्लेसेंटा के, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है ब्लड कोगुलेटिंग फैक्टर जो होता है वो कम हो जाएगा, क्योंकि उसका यूज़ ज़्यादा हो रहा है, तो उसका जो ब्लड डिसऑर्डर में उसका जो कोगुलेशन, जो कोगुलेट करने की जो एबिलिटी होती है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब ये देखते हैं इसके क्लिनिकल जो ग्रेडिंग देखते हैं। अगर 0 डिग्री पे है एब्रप्शो, तो उसमें नो क्लिनिकल फीचर्स, ठीक है, यानी कि कोई भी उसको पता नहीं चल पाता अगर वो 0 डिग्री का मतलब जस्ट स्टार्ट हुआ, अभी उसमें कोई भी साइन देखने को नहीं मिलेंगे, कुछ पता नहीं चल पाएगा आफ्टर द प्लेसेंटल सेपरेशन फॉलोइंग डिलीवरी, उसके बाद ही क्या होगी। वैसे तो जनरली क्या होता है कि नो क्लिनिकल फीचर डायग्नोसिस मेड आफ्टर द, जब बेबी की डिलीवरी हो जाएगी तभी उसकी डिलीवरी होगी प्लेसेंटा की। ग्रेड 1 में क्या होगा कि जो अगर 1 ग्रेड का है तो वजाइनल ब्लीडिंग जो होती है वो धीमी धीमी स्टार्ट हो जाएगी वजाइना से, मतलब स्लाइड ब्लीडिंग देखने को मिलेगी, और यूट्रस जो होगा वो बहुत कम टेंडरनेस होगी, उसमें छूने से पता चलेगा कि कम टेंडर है। और मैटरनल का जो मतलब माँ का जो बीपी है, मतलब मदर का बीपी और भी जो होता है वो क्या होगा, एंड फिब्रोजन लेवल नॉर्मल, मदर का बीपी भी नॉर्मल रहेगा और फिब्रोजन यानी कि जो क्लॉटिंग फैक्टर है वो भी नॉर्मल रहेंगे, एफएचएस भी इसमें गुड रहेगी। और जो सेकंड वाला होता है, जो था ये सेकंड ग्रेड में क्या होगा, वजाइनल ब्लीडिंग जो होती है माइल्ड टू मॉडरेट हो सकती है, यानी कि कम भी हो सकती है, कम से फिर थोड़ा बढ़ सकती है। और यूट्रस क्या होगा, वो टेंडरनेस उसमें प्रेजेंट होगी, ठीक है, इसमें कम थी, इसमें टेंडरनेस थोड़ी उससे ज़्यादा हो जाएगी। मैटरनल पल्स जो होती है वो इंक्रीज हो जाएगी, फिब्रोजन लेवल जो होता है वो कम हो जाएगा, और फीटल जो डिस्ट्रेस होती है वो स्टार्ट हो जाएगी, और फिर डेथ भी हो सकती है फीटस की, ठीक है। और ये जो होता है ग्रेड 3 में क्या होगा, वजाइनल ब्लीडिंग जो होती है बहुत सीवियर हो जाएगी, यूट्रस टेंडर्स मार्क्स हो जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा टेंडर हो जाएगा देखने को मिलेगा, और शॉक, इसमें मदर शॉक में जा सकती है, फीटस की डेथ हो सकती है, रूल एसोसिएटेड विद द एन्यूरिया कोगुलेशन, और इसमें रीनल फंक्शन में भी इफेक्ट पड़ेगा, जैसे मैंने आपको बताया था कि नेक्रोस हो जाती है ट्यूबुलर वगैरह, तो रीनल ट्यूबुलर नेक्रोसिस हो जाएंगी, तो यहाँ पर रीनल में भी फ़र्क पड़ेगा, तो क्या होगा, इसमें अनयूरिया देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया। और सेकंड अदर देखते हैं सिग्नेचर ये। अब हम टाइप ऑफ प्लेसेंटा प्री उसके एब्रप्शो के टाइप्स के अकॉर्डिंग से अगर हम फीचर की बात करें तो ये रिवील्ड के हैं और ये मिक्स्ड के हैं। मिक्स का मतलब हो गया ये जो कंसील्ड और ये मिक्स वाले जो होते हैं ना, दोनों रिवील्ड और मिक्स के दोनों के सिम्टम ही होंगे। तो सिम्टम में क्या होगा कि एब्डोमिनल जो होता है इसमें डिस्कम्फर्ट फॉलोड बाय वजाइनल ब्लीडिंग रिवील्ड में, ठीक है, यानी कि एब्डोमिनल में भी डिस्कम्फर्ट फील होगा और उसको वजाइनल ब्लीडिंग होगी। कंसील में क्या होगा, अक्यूट एब्डोमिनल इंटेंस पेन, इसमें कम था, तो इसमें क्या होगा, इसमें तो सिर्फ डिस्कम्फर्ट था, इसमें उसको पेन फील होगा और उसको स्लाइटली वजाइनल ब्लीडिंग हो जाएगी, ठीक है। इसमें हल्की ब्लीडिंग इसमें भी स्टार्ट रहेगी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्लीडिंग की क्या कैरेक्टरिस्टिक रहेगी, रिवील में तो डार्क कलर का रहेगा कंटिन्यू, और जो कंसील्ड होगा यानी कि जो मिक्स्ड होगा उसमें ब्लड जो होता है वो स्टेन सीरस डिस्चार्ज, यानी कि ब्लड के साथ साथ जो सीरस जो होते हैं स्टेन वो भी कंटिन्यू डिस्चार्ज होगा। और जो जनरल कंडीशन होगी इसकी, अब ये जो होता है प्रपोर्शनेट टू विजिबल ब्लड लॉस, इसमें जो होता है ब्लड लॉस देखने को मिलेगा। और इसमें क्या होगा कि डिसप्रपोर्शनेट शॉक यूजुअली प्रेजेंट, इसमें क्या होगा कि ब्लड जो होता है वो बहुत ज़्यादा लॉस होने की वजह से शॉक में जा सकता है पर्सन, ठीक है, यानी कि मदर, ठीक है। और इसमें जो होता है ब्लड लॉस जो होता है वो दिखता है लेकिन प्रोपोर्शनेट रहता है, विजिबल रहता है ब्लड लॉस, और इसमें जो होता है ब्लड नहीं भी दिख रहा है और लेकिन अंदर भी कलेक्शन है और बाहर कम दिख रहा है, लेकिन वो हो रहा होता है अंदर भी,
तो हमने जैसे पढ़ा था कि कुछ अंदर रहता है कुछ बाहर रहता है, तो उससे क्या हो सकता है कि शॉक में जा सकती है। ठीक है, यूट्राइन जो जो इसकी जो हाइट होती है ये हो जाती है प्रोपोर्शनेट ऑफ जेस्टेशनल एज, यानी कि जेस्टेशनल एज जितना होगा उसके बराबर ही इसकी रहेगी। और इसमें क्या होगा, इनलार्ज होगा, यानी कि जो उसकी जेस्टेशनल एज थी उससे ज़्यादा इनलार्ज होगा, क्योंकि वहाँ पे ब्लड कलेक्शन हो गया, तो अब एब्डोमेन का साइज भी क्या होगा, वो इनलार्ज हो जाएगा उसकी जेस्टेशनल एज से। ठीक है, और ये जो यूट्रस की जो फील होगा, यूट्रस कैसा फील होगा इसमें, इसमें तो रिवील में तो नॉर्मल रहेगा विथ लोकल टेंडरनेस, थोड़ी बहुत टेंडरनेस रहती है और नॉर्मल रहता है। इसमें क्या होता है कि जो टेंस हो जाएगा, एकदम टेंडर हो जाएगा और रिजिड रहेगा। ठीक है, और जो फीटल पार्ट्स होंगे इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं रिवील में। इसमें डिफ़िकल्ट होगा क्योंकि जो टेंडर हो, अब ऑब्वियसली जब टेंडर हो रहा जो हार्ड होगा, रिजिड होगा, तो डिफ़िकल्ट हो जाएगा उसके फीटस के पार्ट को महसूस करना। और एफएचएस इसमें क्या रहेगी बच्चे की, जो रिवील्ड वाले में तो इसकी एफएचएस प्रेजेंट रहेगी, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, मिक्स में एब्सेंट हो जाएगी। और अल्ट्रा जो इसमें क्या होगा, नॉर्मल होगा और इसमें डिमिनिश होगा यूट्राइन जो ये रहता है। ठीक है, और ये एचबी का लेवल अगर इसमें देखें तो रिवील्ड में क्या होगा, लो प्रोपोर्शनेट ऑफ ब्लड लॉस होगा। एचबी मतलब इसमें इतना ज़्यादा लो नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो होता है ब्लड जो होता है वो लो हो रहा है इसमें। और इसमें क्या होगा, मार्कली लोवर्ड, मतलब अपने नॉर्मल से बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, क्योंकि उसका ब्लड लॉस क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। और कोगुलेशन प्रोफाइल अगर देखें तो इसमें अनचेंज है, कोई चेंज नहीं है। इसमें क्या हो गया, वेरिएबल चेंजेस, इसमें थोड़े बहुत चेंजेस देखने को मिलेंगे। और इसमें क्या होगा, यूरिन जो होती है फॉर प्रोटीन, यानी कि मे बी प्रेजेंट, यूरिन में जो प्रोटीन है वो इसमें प्रेजेंट भी हो सकता है, और इसमें तो हमेशा प्रेजेंट ही रहता है मिक्स में। लेकिन इसमें क्या है, चांसेस है नहीं भी होने के प्रेजेंट। मैनेजमेंट करते हैं अब इसका, तो प्रिवेंशन इसका देखेंगे कि एलिमिनेट करना है जो भी नॉन फैक्टर है, यानी कि जिसकी वजह से भी ये कॉज हो रहा है, इसको एलिमिनेट करेंगे, बाहर करेंगे, उसको दूर करेंगे। और उसका जो एनीमिया, अब ब्लीडिंग हो रही है तो एनीमिया तो होगा ही, तो उसके लिए उसको एनीमिया को दूर करने के लिए करेक्शन करना पड़ेगा। करेक्शन के लिए उसका बी मतलब ब्लड प्रेशर वगैरह, सॉरी, उसका जो ब्लड ग्रुपिंग वगैरह कराना पड़ेगा, ब्लड ग्रुपिंग, क्रॉस मैचिंग और ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करना पड़ेगा उसके बाद। ठीक है, और प्रॉम्प्ट डिटेक्ट, ये तो डॉक्टर के ऑर्डर के बाद ही होगा। ठीक है, और उसको क्या करना पड़ेगा कि जो प्रॉम्प्ट डिटेक्शन, यानी कि जो भी डिटेक्ट करनी पड़ेंगी जिसकी वजह से भी ये कॉज हो रहा है, और उसको क्या करनी पड़ेगी, कोई उसको फिर थेरेपी देनी पड़ेगी, जो भी इसके लिए वैल्यूबल थेरेपीज़ हैं वो देनी पड़ेगी, ताकि जो भी कॉम्प्लिकेशन है वो अवॉइड कर सके। और ट्रीटमेंट में उसको घर पे जो घर पे ट्रीटमेंट देते हैं, तो उसको ट्रीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ट्रीट एज सेट द प्लेसेंटल प्रीविया एंड शिफ्ट इमीडिएटली टू वेल अप्रोप्रिएट हॉस्पिटल। अगर ये प्लेसेंटा प्रीविया है तो उसको क्या करना है, उसको हॉस्पिटल में पहले से ही अगर मालूम है ना, अल्ट्रासाउंड वगैरह से पता चल जाता है जब मदर फॉलोअप में जाती है तो वो किस तरीके का प्लेसेंटा है। तो प्रीविया में भी हो सकती है ब्लीडिंग, तो उसको अगर प्लेसेंटा प्रीविया है तो हॉस्पिटल में एडमिट करना है। और हॉस्पिटल में उसको क्या करना है, असेसमेंट ऑफ द केस, इमरजेंसी मेजरमेंट देने, मैनेजमेंट, और उसको मैनेजमेंट ऑप्शंस में डिलीवरी होनी है उसकी, मतलब डेफिनेटली मैनेजमेंट ऑफ ऑप्शन में क्या क्या कर सकते हैं वो डेफिनेट जो होते हैं वो करने हैं। मैनेजमेंट ऑफ द कॉम्प्लिकेशन, और जो कुछ कॉम्प्लिकेशन ना हो उसके लिए उसको मैनेज करना है। यानी कि उसकी डिलीवरी अगर बेबी जो होता है 37 वीक्स तक पहुंच गया उसकी जेस्टेशनल एज, तो उसको वहाँ तक ले जाने में के बाद तो फिर डिलीवरी करा सकते हैं उसकी। ठीक है ना, तो उसको किस तरीके से कराना है वो भी देखना पड़ेगा, यानी कि अभी मैं आगे आपको बताऊंगी कि वो कैसे होगा। प्रिवेंशन ऑफ नॉन जो प्रिवेंशन करेंगे कुछ ऐसे फैक्टर्स को जो कि कॉज करते हैं प्लेसेंटा सेपरेशन, यानी कि प्लेसेंटा को अपने प्रीमेचर पहले ही उसको जो सेपरेट कर ले रहे हैं जो कॉज, वो क्यों कर रहे हैं, तो उससे उसके कुछ प्रिकॉशन हम ले सकते हैं ताकि वो ये वाली प्रॉब्लम ना हो। तो इसमें क्या होगा कि अर्ली डिटेक्शन एंड इफेक्टिव थेरेपी, तो उसको मैंने जैसे बताया कि पहले ही डिटेक्ट कर लेंगे और उसको अर्ली पहले डिटेक्ट करके पता कर लेना पड़ेगा। यानी कि ये तो तभी होगा जब मदर क्या करेगी, प्रेगनेंसी टाइम से ही डॉक्टर के पास फॉलोअप पे जाएगी और इफेक्टिव ट्रीटमेंट वो जो भी बताते हैं वो थेरेपी उसको मिल जाएगी। ठीक है, और
उसके जो भी प्री-एक्लेम्पशिया ना हो और अदर हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर ना हो प्रेगनेंसी में, तो इसके लिए उसको डिटेक्ट करना पड़ेगा। अगर बीपी को चेक करेंगे, बीपी अगर नॉर्मल नहीं है, एबनॉर्मल है, यानी कि जो हाई है, हाइपरटेंशन है, तो वो प्री-एक्लेम्पशिया को भी कॉज कर सकता है। तो उसके लिए इफेक्टिव थेरेपी देनी पड़ेगी, जो भी डॉक्टर बोलती है। ठीक है। और क्या करना पड़ेगा, नीडल पंचर ड्यूरिंग द एमनियोसिस, जो भी एमनियोसिंटेसिस में नीडल पंचर के थ्रू जो होती है, यानी कि यूट्राइन वॉल से क्या लिया जाता है, थोड़ा उसके जो फ्लूइड लिया जाता है, एमनियोटिक फ्लूइड को ना यूट्रस से, तो उसको नीडल के थ्रू, नीडल पंचर करके, तो ये जो होता है ये अंडर अल्ट्रासाउंड के गाइडेंस से होना चाहिए, ब्लाइंडली नहीं होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो ब्लाइंडली होने से क्या होगा कि ये वाले चांसेस बढ़ जाएंगे प्लेसेंटा सेपरेशन के। और क्या करना है, अवॉइडेंस ऑफ ट्रॉमा, यानी कि मदर को चोट लगने से बचाना है। ठीक है, यानी कि उसमें फोर्सफुल एक्सर्शन, मतलब कोई भी अगर उसको एक्सटर्नल सिफेलिक वर्जन अंडर द एनेस्थीसिया, तो जब भी उसको मतलब बेबी की पोजीशन को नॉर्मल लाने के लिए, सिफेलिक पोजीशन में करने के लिए उसको फोर्सफुली वो नहीं करना चाहिए, फोर्सफुल तरीके से यूज़ नहीं करना चाहिए, फोर्सली उसको जेंटली और अंडर एनेस्थीसिया करना चाहिए। और अवॉइड सडन डिकम्प्रेशन ऑफ द यूट्रस, और जो अचानक ही डिकम्प्रेशन होता है सडनली यूट्रस का, उसको अवॉइड करना चाहिए। इन अक्यूट और क्रॉनिक हाइड्रमनियाज में और amniocentesis इज़ प्रेफरेबल टू द आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये जो आर्टिफिशियल रप्चर की जाती है मेम्ब्रेन को, और जो इसमें किसमें अक्यूट और क्रॉनिक जब हाइड्रोमनियाज होगा, ठीक है, उसमें या फिर कुछ इस तरीके जब पॉलीहाइड्रोमनियाज हो रहा, तो उसमें क्या किया जाएगा, आर्टिफिशियल रप्चर से ज़्यादा अच्छा एमनियोसिंथेसिस को प्रेफर करना चाहिए, एमनियोसिंथेसिस प्रेफर करना चाहिए, इसको बचाने के लिए, सेपरेशन ऑफ द प्लेसेंटा को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए, एमनियोसिंथेसिस प्रेफर करना चाहिए। अवॉइड सुपाइन हाइपोटेंशन, यानी कि आर्टिफिशियल से ज़्यादा इसको क्या नाम है, इसको करना चाहिए, जो कि मैंने अभी बताया आपको, एमनियोसिंथेसिस। ठीक है, जो मैंने ऊपर बताया, निडल प्रिक करके उसमें फ्लूइड को लिया जाता है थोड़ा सा चेक करने के लिए। तो आज जब आरएम करेंगे, आर्टिफिशियल रप्चर करते हैं, तो उसमें उससे ज़्यादा उसमें एकदम फोर्स यूज़ होगा, तो प्लेसेंटा क्या हो सकता है, एकदम से अपनी जगह से सेपरेट हो सकता है। लेकिन एमनियोसिंथेसिस में क्या होगा, धीरे धीरे फ्लूइड कम होगा। अवॉइड सुपाइन हाइपोटेंशन, जैसे मैंने बताया था कि सुपाइन हाइपोटेंशन के सिंड्रोम हो जाता है, तो उसके लिए क्या करना है, मदर को सुपाइन पोजीशन में लेटने के लिए मना करना है, उसको एडवाइस करना है कि वो लेटरल पोजीशन ले। ठीक है, लेटरल पोजीशन ले, लेटरल मंथ ऑफ मतलब लेटर मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी में। ठीक है, उसको लेटरल पोजीशन में लेटने के लिए बोलेंगे, सुपाइन पोजीशन में नहीं बोलेंगे, नहीं तो ज़्यादा लोड पड़ेगा। और जो रूटीन एडमिनिस्ट्रेशन है, मतलब जैसे कि फॉलिक एसिड वगैरह है, उसको अर्ली प्रेगनेंसी में ज़रूर लेना चाहिए, यानी कि इसका ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, अब ये देखिए कुछ एक चार्ट के थ्रू भी आप मैनेजमेंट को समझ सकते हैं। तो अब रप्चर प्लेसेंटा जो है अगर है, तो उसमें एक तो सबसे पहले उसका मैंने बताया ना कि डिटेक्ट करना है क्या है, क्यों हो रहा है, तो जनरल एग्जामिनेशन करना पड़ेगा, एब्डोमेन एग्जामिनेशन करना पड़ेगा, फीटल की कंडीशन देखनी है, ग्रेड देखना है कि कितने तरीके का ग्रेड है, जैसे मैंने बताया 0 1 2 3 इस तरीके से किस तरीके का ग्रेड है, तो वो ब्लीडिंग से भी पता चल जाएगा और हार्डनेस से। और उसका जो एचबी का परसेंटेज देखना पड़ेगा कि कितना एचबी लेवल है उसका, और हीमोटोक्रेट और कोगुलेशन, उसकी कोगुलेशन प्रोफाइल, मतलब कि ये उसका बीटीसीटी टेस्ट करके भी पता चल जाएगा कि उसका कोगुलेशन फैक्टर कितना है। ठीक है, और एबीओ एंड आरएच ग्रुप उसका देखना पड़ेगा, जैसे मैंने बताया कि एनीमिक है तो आरएच फैक्टर को देख के और इसको करके ब्लड, उसमें अगर ज़रूरत पड़ी तो ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करना पड़ेगा। इमरजेंसी मेजरमेंट, ये तो रूटीन का हो गया। इमरजेंसी में क्या करना पड़ेगा कि फटाफट उसको इन्फ्यूज़न स्टार्ट करना पड़ेगा, क्रिस्टलॉइड यानी कि आरएल वगैरह दे सकते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न कर सकते हैं उसको, अगर उसका ये सब चीज़ आरएच फैक्टर पता है, ग्रुप पता है और उसका अरेंज करके रखा है, तो उसको ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करना है अकॉर्डिंग ऑर्डर बाय द डॉक्टर। एंड द पीरियोडिक कोगुलेशन प्रोफाइल, यानी कि उसका देखना है कि और मतलब उसका जो क्लॉटिंग फैक्टर है वो कैसा है, ये भी देखना है। यूरिन आउटपुट कैसा है, यूरिन आउटपुट हो पाया है कि नहीं वो देखना है, यूरिन मतलब हो रहा है कि नहीं, नहीं तो रीनल भी इसमें इन्वॉल्व हो जाता है, रीनल फंक्शन भी। और फिटल मॉनिटरिंग करनी होगी उसको इलेक्ट्रॉनिक के थ्रू, यानी कि जो मतलब फिटोस्कोप से तो पता भी नहीं चलेगा और प्रेशर भी पड़ेगा, तो इससे इलेक्ट्रॉनिक से कर सकते हैं उसको। ठीक है,
तो ये एफएचएस देखनी पड़ेगी। और अगर ये प्लेसेंटा रिवील्ड है तो आपको ये करना है, अगर जो होता है कंसील्ड है तो ये करना है, ठीक है। तो अगर रिवील्ड है तो उसमें दो तरीके से आप उसको मैनेज कर सकते हैं। एक तो पेशेंट को लेबर रूम में शिफ्ट करना है, उसकी पहले तो लेबर रूम में शिफ्ट करना, उसकी कंडीशन को देख के फिर उसका एआरएम करना, यानी कि आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन करना पड़ेगा, ऑक्सीटोसिन ड्रिप स्टार्ट करनी पड़ेगी और वजाइनल डिलीवरी उसकी लेनी पड़ेगी। डिपेंड करता है कि किस तरीके का, 0 ग्रेड का है कि 1 ग्रेड का है, उस पर ये डिपेंड करेगा, ठीक है। और जो पेशेंट है नॉट इन लेबर रूम, जब वो लेबर रूम में नहीं है और उसकी डिलीवरी करानी है तो उसको उसको भी क्या करना है, कंडीशन को देखते हुए उसकी डिलीवरी को प्लान करना है, यानी कि एआरएम प्लस ऑक्सीटोसिन ड्रिप स्टार्ट करनी पड़ेगी, एआरएम करना पड़ेगा और वजाइनल डिलीवरी करानी पड़ेगी। अगर ये नॉर्मल कंडीशन में, अगर वो पेशेंट जो होता है अगर उसका सिजेरियन डिलीवरी के लिए ये उसकी ग्रेड ज़्यादा है, नहीं हो सकती, फीटल की हार्ट साउंड नहीं पता चल पा रही है और ब्लीडिंग भी ज़्यादा है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, सिजेरियन डिलीवरी करानी पड़ेगी, सिजेरियन सेक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इसका इंडिकेशन है। और इसमें क्या है, कंसील्ड में डिलीवरी भी दो तरीके से होगी। एक तो सिजेरियन डिलीवरी होगी, अगर पेशेंट को बच्चे की हार्ट रेट यानी कि एफएचएस, उसका मतलब फीटल डिस्ट्रेस है, एफएचएस नहीं सुनाई दे रही है, या मतलब डिस्ट्रेस में है, कम है मतलब नॉर्मल से, ठीक है, मदर को ज़्यादा एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए फटाफट उसका सीजर करके उसको नॉर्मल उसमें लाना पड़ेगा। और अगर नॉर्मल है तो एआरएम करना पड़ेगा, यानी कि हल्की फुल्की ब्लीडिंग है तो एआरएम का मतलब तो पता ही है आपको, मैंने बोला था आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन, और उसको ऑक्सीटोसिन ड्रिप स्टार्ट करनी पड़ेगी, वेजाइनल ड्रिप भी डिलीवरी उसकी हो जाएगी, ठीक है। और इसका ये देख लीजिए नीचे, और इसमें क्या करना है कि ऑक्सीटोसिन जो होती है टू बी कंटिन्यू टू इम्प्रूव यूट्राइन टोन, यानी कि जो ये ऑक्सीटोसिन ड्रिप तो उसको कंटिन्यू रखनी है, जिससे कि जो यूट्रस की जो टोन होती है वो उसकी मेंटेन रहे, यानी कि जो यूट्रस है वो अलॉन्ग विद द ब्लड ट्रांसफ्यूजन, और साथ साथ ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी करना है, ठीक है। और कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है अब्जर्प्शन प्लेसेंटा के, इसके कुछ कॉम्प्लिकेशन भी होते हैं, जैसे कि मैटरनल में क्या होगा, रिवील टाइप ऑफ इन कंसील्ड वेराइटी, ठीक है। यानी कि ये जो होता है प्लेसेंटा प्रीविया से कि मतलब प्लेसेंटा मतलब 0 डिग्री से ये 4 डिग्री तक भी पहुंच सकता है, हैमरेज हो सकता है, शॉक हो सकता है पेशेंट को, मतलब ज़्यादा ब्लीडिंग होने से तो शॉक होगा ही होगा, और ब्लड कोआगुलेशन डिसऑर्डर हो जाएगा, जैसे मैंने बताया क्लॉटिंग फैक्टर भी इसमें नहीं हो पाता है तो ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाएगी, तो कोआगुलेशन, ब्लड कोआगुलेशन फैक्टर का डिसऑर्डर हो जाएगा, अलूयूरिया होगा, अनयूरिया हो गया, रीनल फैक्टर, क्योंकि जो ट्यूबुलर नेक्रोसिस की वजह से ये सब हो रहा होता है, और हाइपोवॉलीमिया हो जाएगा, ठीक है, यानी कि जो ब्लड वॉल्यूम होता है वो भी कम हो जाएगा, उसका मतलब ब्लड वेसल्स का वॉल्यूम, ठीक है। और जो सीरोटोनिन होता है वो लिबरेटेड फ्रॉम द डैमेज यूट्राइन मसल्स, यानी कि जो डैमेज हो जाती है यूट्राइन मसल, जब प्लेसेंटा सेपरेट होने लगता है तो जो डेसिडुआ होगा वो डैमेज हो जाएगा, तो वहाँ से क्या होगा कि कुछ जो सीरोटोनिन होती है वो फ्री हो जाएंगे और प्रोड्यूसिंग रीनल एस्चीमिया, और रीनल एस्चीमिया को कॉज कर सकते हैं, जिसकी वजह से ओलियूरिया और ये सब चीज़ें होती है। अक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस हो जाएगा जैसे, तभी तो ये ओलियूरिया और अनयूरिया होता है ना। और पोस्टपार्टम हेमरेज हो जाएगा, यानी कि डिलीवरी के बाद भी पोस्टपार्टम हेमरेज हो सकता है। वो क्यों हो सकता है, क्योंकि यूट्रस जो होता है वो अपनी टोन, उसकी अटोनी होती है, यानी कि वो कॉन्ट्रैक्शन वाला जो उसका जो नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन का जो एबिलिटी होती है वो लॉस हो जाएगा, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है, और इंक्रीज हो जाता है सीरम एफडीपी, ठीक है। सीरम एफडीपी जो होता है वो इंक्रीज हो जाएगा, सीरम एफडीपी इंक्रीज हो जाएगा, और परप्यूरियल से जो प्यूपेरियल जो सेप्सिस है वो भी इसमें हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो था थोड़ा सा इसके हमने देखा था अभी, कॉम्प्लिकेशन देखे थे, ठीक है। तो मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि एफडीपी क्या होता है। अभी आपने सुना एफडीपी, एफडीपी का ये देखिए यहाँ पे है ना, एफडीपी, इंक्रीज इन सीरम एफडीपी, इसका मतलब क्या होता है कि एफडीपी का मतलब होता है फाइब्रोजिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स, ठीक है, यानी कि जो ड्यूरिंग कोगुलेशन जो प्रोसेस होता है वो प्रोड्यूस होते हैं ये फाइब्रोजन, ठीक है, इस टाइप के, जो कि ये क्या करते हैं कि फाइब्रोजन थ्रेड्स जो होते हैं वो प्लेटलेट्स को क्लम करने के लिए एक मैश बनाते हैं, यानी कि जब जो प्लेटलेट्स होते हैं उसको एक साथ कलेक्ट करते हैं, यानी कि एक जाल सा बना लेते हैं जिससे कि वो प्लेटलेट्स कलेक्ट हो जाए, क्योंकि ये क्या करते हैं ब्लड क्लॉट
फॉर्म करने के लिए क्रॉस लिंक रहते हैं ये, ठीक है, इनमें ये एबिलिटी रहती है। तो जब इंजरी जब हील हो जाती है, यानी कि जब तक इंजरी होती है तो उसको रोकने के लिए ये सब करते हैं, और अगर जब वो इंजरी हील हो जाती है तो जो क्लॉट होता है उसको रिमूव करने के लिए जो प्लाज्मिक द्वारा जो होता है उसको ब्रेक कर दिया जाता है, जो प्लाज्मिन होती है उससे उसको ब्रेक कर दिया जाता है, जो इन्होंने मैश बनाया होता है। इस टूटे हुए फैब्रिन के टुकड़े को ही, यानी कि जो ये फैब्रिन के जो बाद में ब्रेक कर दिया जाता है, इनके जो ये मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी कि जो ये होते हैं पीसेस, इसी को फिब्रोजन यानी कि एफडीपी कहा जाता है, ठीक है। तो ये इसमें काम आता है क्लॉटिंग के लिए। तो ये भी क्या हो जाता है, ये इंक्रीज हो जाए, मतलब सीरम में जो होता है वो बढ़ जाएगा, और पिप्यूरियन सेप्सिस भी हो सकता है, ठीक है। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। तो वीडियो थोड़ा लेंदी हो गया, लेकिन अब इस टॉपिक लेंदी है, तो आप जब इतना पढ़ेंगे तभी थोड़ा कुछ लिख पाएंगे। तो अब हम नेक्स्ट वाले में ये पढ़ लेंगे प्लेसेंटा प्रीविया, ठीक है। तो ये मैंने अभी इसलिए नहीं बताया क्योंकि वीडियो लेंदी हो जाएगा। तो ठीक है, चलते हैं। ओके, गुड बाय, टेक केयर।